नमस्कार साथियों, टेट गंगा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग हिंदी चैप्टर के पहले दूसरे क्लास में ध्वनि और वर्णमाला, वर्ण, अक्षर इत्यादि के संबंध में अध्ययन करेंगे। साथ साथ इसके कुछ बेसिक रूल, कुछ बेसिक नियम जो होते हैं, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैंने वर्णमाला संपूर्ण एक ही बार में पढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि एक ही वीडियो में आपको इससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक, आप लोग से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए। आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार का सी-टेट से लेके स्टेट टेट, ठीक, सी-टेट से लेके स्टेट टेट या सुपर टेट या जहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग, हिंदी व्याकरण का प्रयोग होता है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक, जहाँ हिंदी व्याकरण का उपयोग होता है वहाँ पे यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटी से छोटी बारीकियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि इतनी अच्छी मटेरियल आपको एक क्लास में नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि क्या है? जब हम मुंह से बोलते हैं तो एक ध्वनि निकलती है, ठीक, वह क्या है? भाषा की सबसे छोटी श्रव्य इकाई है। दृश्य नहीं, याद रखिएगा, श्रव्य जो कानों से सुनी जाती है वह ध्वनि होती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक, ध्वनि के बिना शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? अब देखिए, जानवर भी ध्वनि निकालता है, लेकिन क्या उसकी ध्वनि शब्द के रूप में होती है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर शब्द जो ध्वनि निकल रही है वह एक शब्द के रूप में निकल रही है। मैं जैसे मैं कहूँ वह जाता है, तो वह जाता है 3 शब्द हैं जिसके एक अर्थ निकल रहा है और ध्वनि है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक, जब मनुष्य अपने वाक यंत्रों मतलब स्वर तंत्रियों द्वारा ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसे लिखित रूप दिया जाता है, उसे वर्ण कहलाता है। जब मनुष्य कोई चीज़ बोले, मान लीजिए क बोला मैंने, अब मैंने जब इसको लिख दिया तब यह वर्ण हो गया, और जब तक नहीं लिखा था ये ध्वनि थी। ठीक, ख बोला, ख को लिखित रूप में जब उन्होंने लिखा तो यह वर्ण बन गया। ठीक, तो ध्वनि भाषा की आधारशिला है, याद रखिएगा। पहली बात, सबसे छोटी श्रव्य इकाई है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ध्वनि भाषा की आधारशिला है। ध्वनि सुनी जाती है, देखी नहीं जा सकती, लेकिन जब हम इसको लिख देंगे कॉपी पे तब यह देखी जा सकती है। ठीक, सॉरी, ध्वनि के बिना शब्द और वाक्य नहीं बन सकते। प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट ध्वनियाँ होती हैं। जो भी भाषाएं हैं संसार में, सबकी अपनी ध्वनि विशेषताएं हैं या विशिष्ट ध्वनियाँ हैं। ध्वनि का अध्ययन हम ध्वनि विज्ञान में करते हैं, फोनेटिक्स। ठीक, किसमें करते हैं? ध्वनि का अध्ययन हम ध्वनि विज्ञान या फोनेटिक्स में करते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर कहीं भी संशय हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी जानकारी आपको फिर से वीडियो बना के या कमेंट का जवाब देके ज़रूर दिया करूँगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा देखिए। यह आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा वीडियो। ठीक, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन ध्वनि का अध्ययन ध्वनि विज्ञान और फोनेटिक्स में किया जाता है। ध्वनि भाषा की आधारशिला है, यह एक श्रव्य इकाई है। ठीक, जब हम क, म, आ, र आदि बोलते हैं तो पहले ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्पन्न, देखिए कहीं कहीं इसमें आपको टाइपिंग मिरर मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइप अच्छे से नहीं सेट हो पाता, मैं उसको क्लियर कर दूंगा शुद्ध उच्चारण द्वारा। ठीक, बाद में इन्हें लिखने के लिए क्रम में जब लिखा जाता है तो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण जो होते हैं ध्वनि के लिखित रूप होते हैं, याद रखिएगा। वर्ण क्या है? ध्वनि के लिखित रूप है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है जिसका विभाजन संभव नहीं है। जैसे क, ई, अ, ग, च, त इत्यादि जो अक्षर हैं, ये वर्ण हैं, वो सबसे छोटे हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, अविभाज्य इकाई हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? वर्ण का आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। ये वर्ण मिलकर ही शब्द का निर्माण करते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ध्वनि वर्ण में अंतर, ध्वनि बोली जाती है, वर्ण लिखा जाता है। याद रखिएगा, मैं मुंह से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ध्वनि है। आप जब इसको कॉपी पे लिखेंगे तो वह वर्ण बन जाएगा। सुनाई देती है ध्वनि, ये दिखाई देती है आंखों से, ये कान का विषय है, आँख का विषय है। ये श्रव्य है, ये लिखित रूप है। भाषा का मौखिक रूप है, भाषा का लिखित रूप है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः 52 वर्ण है। अभी तक जो चला आ रहा था उसके अनुसार 52 वर्ण है, लेकिन अब क्या है कि नई शब्दावली में एक अक्षर या वर्ण और जोड़ा गया, अब 53। ठीक, तो कहीं कहीं अब 53 ऑप्शन में अगर मिले तो यही मारिएगा, ज़्यादा सही है। एक शब्द है, आप लोग उसको देखे होंगे, चर्चा में आया था, ऐसे ल बनता है और ल के नीचे ऐसे इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो यही एक नया शब्द भाषा शास्त्रियों ने अभी हाल में जोड़ा है, तो याद रखिएगा, इसी को जोड़ देते हैं तो नया शब्द अक्षर या वर्ण बनाए। तो 53 वर्तमान में अगर आपको 53 मिले ऑप्शन में तो 53 ज़्यादा सही होगा, और अगर ऑप्शन में 52 ही है तो 52 आप आँख बंद करके मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जिनमें 52 वर्णों के आधार पे ही देखिए तो 11 स्वर्ण है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। वर्णमाला का महत्व क्या है? शुद्ध उच्चारण के लिए वर्णमाला सहायक होती है, शुद्ध लेखन के लिए, शब्द निर्माण के लिए, व्याकरण अध्ययन के लिए, भाषा की वैज्ञानिक संरचना के लिए। ठीक, ये संरचना के लिए। ठीक, क वर्ग में क ख ग घ ङ आता है, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ़ ड़, त वर्ग में त थ द न प न प न, प वर्ग में प फ ब म। अंतस्थ याद रखिएगा, यहीं से पूछता है कौन कौन वर्ण कहाँ है। इसमें पूछ ले आपसे कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन है या नहीं है। नहीं पूछेगा 3 नाम इसमें दे देगा, एक यहाँ से उठा के रख देगा। और अगर ये पूछेगा कि कौन सा है तो 3 नाम इधर देगा, एक नाम इसमें से दे देगा। ऊष्म, सख, सह, अंतस्थ है यर लव। जब यर लव का उच्चारण करते हैं, आगे पढ़ेंगे वैसे, तो ऐसे लगता है हम गले के अंदर से इसकी आवाज़ निकल रही है, यर लव। ठीक, ऊष्म जो होता है सख सह, इसमें ना ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। संयुक्त व्यंजन छत्र और स्र है। ठीक, 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक, 4 ऊष्म और 4 अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। वह व्यंजन क्या है? व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है या स्वर की सहायता ली जाती है। तो याद रखिएगा, जैसे क को हम पढ़ते हैं, क में अ साइलेंट है। ठीक, ग पढ़ रहे हैं तो ग में अ साइलेंट है। ठीक, अर्थात यह स्वर मिला हुआ है। क, जब क को हम पढ़ते हैं या ख ग कोई भी अक्षर, तो लास्ट में हमारे मुंह से एक ध्वनि जो निकलती है उसमें देखेंगे अ का टोन निकलता है। आप कभी भी पढ़िए एक एक अक्षर, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ूं अड़, अड़ में फिर त कर रहे हैं तो जैसे ना खींचते हैं शब्द को, तो लगता है वर्ण को, तो ऐसे लगता है अ निकल रहा है। ठीक, ऐसे कोई भी स्वर की सहायता से जो मात्रा बनाई जाती है उसी का उच्चारण में साफ झलकता है, मतलब उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो स्वर और व्यंजन में अंतर, आधार, उच्चारण स्वर स्वतंत्र रूप में होते हैं और व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। उच्चारण की प्रकृति बिना किसी अवरोध के उच्चारण होता है, उच्चारण में अवरोध उत्पन्न होता है। वर्णों संख्या 11, 33। देखिए, व्यंजन में 33 और 11 मिलकर 44 होता है, लेकिन हमारे शब्द कितने हैं? वर्ण है 52 या 53। ठीक, दोनों मान चलिएगा, क्योंकि अगर आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, अगर नया वाला अक्षर जो मानक बनाया गया अगर उसको कहीं कहीं परीक्षा पूछ रहा है, कहीं कहीं नहीं भी पूछ रहा है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। 44। बाकी क्या है? तो बाकी कुछ ऐसे वर्ण हैं जो स्वर और व्यंजन में नहीं आते। ठीक, स्वरूप, स्वर स्वयं में पूर्ण होते हैं, व्यंजन स्वयं स्वर पर आश्रित होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखिए, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, श्रव्य इकाई है। ठीक, ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी सुने जाने वाली इकाई श्रव्य इकाई है। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः 52 अक्षर हैं, मैंने बताया कहीं कहीं पे 53 भी दिया जाने लगा है। लेकिन ये 53 में 53वां जो सब वर्ण है, अभी बहुत सारे संगठन इसको मान्यता नहीं दिए हैं, इसलिए दुविधा में बात रहती है।
हिंदी में स्वर 11 हैं, संयुक्त मुख्य व्यंजन 33 हैं। देखिए अब 33 के बाद 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, तो कितना हो गया 12। ठीक, और एक देखिए अब इसको जोड़ लीजिए, 11 प्लस 33 प्लस 12, ठीक, तो कितना हो गया आपका, ज़्यादा हो जाएगा इसमें, संयुक्त व्यंजन में ये शायद नहीं लिए जाएंगे, ठीक, बाकी को लिया जाएगा तो कुल 52 अक्षर हो जाते हैं। ठीक, स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए स्वर के प्रकार याद रखिएगा, कभी भूल नहीं होगी। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। ठीक, ह्रस्व, दीर्घ, ठीक, और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं जिनका एक मात्रिक मात्रा होती है, दीर्घ होते हैं जिनकी 2 मात्राएं होती हैं, और संयुक्त होते हैं जो 2 स्वरों के मेल से, मतलब इनका निर्माण 2 स्वर के मेल से होता है। ठीक, तो वो संयुक्त स्वर हैं। इनकी संख्या भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अ, ई, उ, री 4 जो हैं ये ह्रस्व या एक मात्रिक छंद हैं, एक स्वर एक मात्रा वाले, तो 4 ही हैं, याद रखिएगा, दुविधा में मत रहिएगा। ठीक, 4 क्या है, एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर। ठीक, जैसे अ, ई, उ, री, ये चारों याद रखिएगा। दीर्घ में 2 मात्रा वाले स्वर हैं 3। ठीक, आ, ई, उ। ठीक, और संयुक्त स्वर में है 4, 4 4 8 3 11। ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक, तो इनको याद रखिएगा। ए, ऐ, ओ, औ के आधार पे ही गुण स्वर संधि का संपूर्ण आधार निर्भर है, याद रखिएगा। ए, ऐ, ओ, औ से ही चारों संयुक्त स्वरों के माध्यम से ही पूरा गुण स्वर संधि निर्मित होती है, याद रखिएगा। यही ऐसे 4 वर्ण हैं जो पूरे गुण स्वर संधि को निर्मित करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन, अब देखिए मैंने बता दिया 4 ह्रस्व होते हैं स्वर, 3 दीर्घ स्वर होते हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण हैं जो उच्चारण में स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और उच्चारण में अवरोध उत्पन्न होता है। एक होता है स्पर्शी व्यंजन। अब ध्यान दीजिएगा, स्पर्शी व्यंजन का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जो हमारे मुख से किसी न किसी अंग से स्पर्श करके उच्चारण किए जाते हैं, कोई दांत से है, कोई ओठ से है, कोई जिह्वा से है। ठीक, तो इस कोई तालु से है, तालव्य जैसे कहते हैं, तो मूर्धन्य, ये इत्यादि ऐसे मतलब वर्ण हैं, व्यंजन हैं जो किसी न किसी के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। स्पर्शी का मतलब समझ लीजिए कि हमारे मुख के किसी न किसी अंग से स्पर्श करके बोले जाते हैं, इसलिए स्पर्शी व्यंजन है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, क, च, ट, त, प, ये 5 जो वर्ग हैं, इनका उच्चारण जब आप देखेंगे तो मुख के किसी न किसी अंग से उच्चारण करके, जैसे प, ओठों के ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। अंतस्थ जो होते हैं ये पूर्ण स्पर्श नहीं होते, इनका किसी अंग से स्पर्श पूर्णतः नहीं होता, लेकिन इनकी जब उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि अनेक स्पर्श अंग इनके उच्चारण में भाग लेते हैं। ठीक, य, र, ल, व। फिर ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, स, ख, स, ह। संयुक्त होते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक, तो याद रखिएगा 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 के 12। ठीक, इसको याद रखिएगा, आगे चल के और अच्छे से भी अध्ययन करेंगे इसके बारे में। ठीक, अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, देखिए अल्प प्राण महाप्राण से सीधा सीधा अगर संबंध समझिए, किसी वर्ण के उच्चारण में जब कम वायु या ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं।
और जब किसी अक्षर या वर्ण के उच्चारण में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे जब हम क पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा जोर नहीं देते क, लेकिन जब ख पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अंदर से हम ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं या ऊर्जा दे रहे हैं। ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। तो ऐसे लगता है, आप खुद उच्चारण करके इस अंतर को समझ सकते हैं। तो अल्प प्राण में हम ज़्यादा श्वास अर्थात वायु का निष्कासन नहीं करते। ठीक, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम श्वास, ठीक, कम ऊर्जा या कम श्वास की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग क से लेके प तक के पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है या वर्ण, ये अल्प प्राण है। एक तो यहाँ तक होगा, लेकिन अंतस्थ चारों य, र, ल, व हम पढ़ते हैं तो नॉर्मल लगता है। उच्चारण का अंतर समझ लेंगे तो ये याद नहीं रहेगा नंबर, तब भी आप पकड़ लेंगे। तो उनका उच्चारण करिए, उच्चारण करते आप देखिए कि क्या किस वर्ण के उच्चारण में हमके ज़्यादा एनर्जी जा रही है। तो जब हम य, र, ल, व पढ़ते हैं तो उच्चारण कम लगता है, लेकिन जब स, ख, सह पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हमने जोर दिया पढ़ने में। और जब जोर देने की बात आएगी, बल या ऊर्जा अधिक लगेगी, तो वह अंतस ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ठीक, तो प्रत्येक पांचों वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग क, ग, अंग, च, ज, य, ठीक, ट, ये सभी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। याद रखिएगा, ये सभी क्या हैं? अल्प प्राण। इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिए। पूछता है इनमें से कौन अल्प प्राण नहीं है, या इसमें एक ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा अक्षर वर्ण अल्प प्राण है, 4 अन्य नाम देगा, एक ये दे देगा। तो इनका उच्चारण सरल होता है, श्वास पर कम दबाव बनता है। महाप्राण में इनमें अधिक श्वास या प्राणवायु की जरूरत होती है। ठीक, उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, स्पष्ट श्वास अनुभव होता है। जैसे क वर्ग में ख, घ, ठीक, ऐसे देखेंगे। और ऊष्म व्यंजन सख, सह, ठीक, इनकी आप इनको याद कर लीजिएगा और इनको, ठीक, अल्प प्राण महाप्राण को। बस इतना याद रखिएगा कि दोनों में उच्चारण में अंतर है, इसीलिए इनको अल्प प्राण महाप्राण में विभाजन करना आसान हो जाता है। अब दूसरा टर्म एक आता है वर्णमाला में घोष अघोष। ठीक, कभी कभी घोष को सघोष लिखा रहता है, तो दुविधा मत रहिएगा, क्लियर कर दूं। कभी कभी आपको सघोष मिलेगा और अघोष मिलेगा, तो आप दुविधा मत रहिएगा, ये सघोष घोष ही है। क्या है ये? घोष सघोष है। ठीक, इसी का नाम है, कोई दुविधा वाली बात मत रहिएगा। घोष व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जैसे किसी वर्णमाला का दूसरा और चौथा शब्द अक्षर, ठीक, दूसरा और चौथा होगा तो घोष हो गया, सघोष। ग, घ, ज, झ, ठीक, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी आपके घोष व्यंजन है। ठीक, जैसे इनसे निर्मित होते हैं शब्द गगन, झंडा, भवन, दमन, इनमें नाद ध्वनि होता है, इसलिए इसे घोष कहा गया। इन अक्षरों में नाद ध्वनि होती है, जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि म्यूजिक भी चल रही है। जैसे ग, घ, क, ख पढ़ेंगे तो नहीं लगता, लेकिन ग, घ तो नाद ध्वनि है, इनमें घोष कहा जाता है। ठीक, अघोष में इनका उच्चारण स्वर के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, एक सामान्य प्रक्रिया होती है उच्चारण की। जैसे क, ख, च, छ, कमल, फल, समय, पत्थर, ये नाद नहीं होती, इसलिए इन्हें अघोष कहा गया है। ठीक, तो अभी अंतर याद रखिएगा घोष और अघोष में। घोष में एक ट्रिक तो ये है कि दूसरे और चौथे जो शब्द हैं, अक्षर हैं प्रत्येक वर्णमाला की, वह घोष हैं या सघोष हैं, और साथ ही साथ य, र, ल, व। ठीक, य, र, ल, व, मन, 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 ठीक, ये सभी क्या हैं? घोष या सघोष। अघोष में पहला, तीसरा नहीं, पहला और दूसरा अघोष में है। ठीक, आप याद रखिएगा, पहला दूसरा अघोष शब्द में आते हैं वर्ग के, और सख स ह नहीं आता, सख स आता है। ठीक,
इन सबको ध्यान में रखिएगा, इनसे गलती मत करिएगा, ठीक। आप कॉपी पे लिख के बार बार याद करिए, याद कर लेंगे 2-3 बार तो भुलाएगा नहीं कभी। इनका क्रम याद कर लीजिए या तो इनका ट्रिक पकड़ लीजिए कि उच्चारण की ट्रिक अगर पकड़ लेंगे तो भी कभी गलती नहीं होगी। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं या कहीं कहीं 53 भी लिखा मिल रहा है। 11 स्वर, 33 व्यंजन। ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, ठीक। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, ठीक। तो पहला, तीसरा और पांचवा क्या है आपका अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है। घोष व्यंजनों में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, अघोष में नहीं होती, ठीक। एक नज़र में देखते हैं स्वर के 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा, अगर यही पूछ ले आपसे प्रश्न में स्वर के कितने भेद होते हैं तो 3 होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त। अ, ई, उ, री 4 होते हैं ह्रस्व, 3 होता है दीर्घ और 4 होते हैं संयुक्त स्वर, ठीक। स्पर्श व्यंजन क से लेके म वर्ग तक। अंतस्थ यर, लव, ऊष्म है सख, सह और संयुक्त व्यंजन है छत्रंग, स्र, ठीक। तो याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। अनुस्वार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुस्वार क्या होता है, जब आप ऊपर की शिरोरेखा लगाते हैं तो ऊपर एक बिंदु बना दी जाती है, ये अनुस्वार बिंदु है, याद रखिएगा। यह प्राय वर्ग के पंचमा अक्षर को संकेतित करता है, जैसे अंग, या, ठीक। और तो नासिका या नासक के ध्वनि का बोध कराता है। नाक से जब इसको हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नाक से प्रेशर दे रहे हैं, जैसे अंग, च, अड़, तो इसे अंक, पंच, अंग, संगीत, संकल्प, संपत्ति, संबंध, देखिए सब में बिंदी लगी है, ये क्या है, यही अनुस्वार है। जो बिंदी लगी हुई है यही अनुस्वार, ठीक। अनुस्वार प्रयोग के नियम, जिस वर्ण में से पहले आता है वास्तविक रूप में उसका संकेत होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ठीक। हिंदी वर्णमाला में पंचवां अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। प्रायः सामान्यतः हिंदी वर्णमाला में 5वां अक्षर का प्रयोग न करके इसके मूल प्रतीक चिन्ह, ठीक, प्रतीक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक दूसरा होता है अनुनासिक, ये चंद्रबिंदी करके हम लोग याद करते हैं, लेकिन सत्य है कि इसे सही में क्या कहा जाता है, अनुनासिक, ठीक। स्वर के साथ प्रयुक्त होने वाला चिन्ह अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहलाता है। हम लोग इसको चंद्रबिंदु के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका सही नाम अनुनासिक है। इस स्वर को नासिक या नाक से उच्चारण की योग्य बनाता है। गांव, आँख, दांत, चांद, सांप, माँ, हंसी, आंसू, देखिए सब में चंद्रबिंदी लगी है, ये अनुनासिक शब्द के उदाहरण है, ठीक। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, चिन्ह के आधार पे ऊपर बिंदी लगती है, यहाँ चंद्रबिंदी लगती है। ध्वनि के प्रकार में ध्वनि व्यंजन ध्वनि का संकेत है और अनुनासिक स्वर नासिक की ध्वनि है, ठीक। ये भी एक अंतर है। किसका संक्षिप्त रूप है, 5वें अक्षर का। अनुस्वार 5वें अक्षर का है, जबकि स्वर की नासिक की ध्वनि होती है अनुनासिक। उदाहरण अंग, संगीत, संबंध, गांव, माँ, आँख, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। पंचमा अक्षर किसे कहा जाता है, तो क से लेके प वर्ग तक का 5वां अक्षर जो है अंग, या, अड़, न, म, ये पंचमा अक्षर है, ठीक। आपसे पूछ ले पंचमा अक्षर नहीं है तो इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन में कोई और नाम दे देगा, तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे पंचमा अक्षर क्या है। प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन जो होता है वह पंचमा अक्षर है, ठीक। हिंदी और संस्कृत उच्चारण और लेखन में इसका प्रयोग महत्व है। आधुनिक लेखन में इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, ठीक। वर्णों का उच्चारण स्थल क्या है,
ये बहुत जरूरी होता है, हर एग्जाम में आता है, इससे याद रख लीजिए। ठीक। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण के समय मुख है, ठीक, कि जिस भाग से ध्वनि निकलती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक। तो क वर्ग जो होता है वो कंठ कहा जाता है। क और अ आ ह, तो याद रखिएगा क वर्ग के 5 अक्षर प्लस 3 8 अक्षर ऐसे हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। ठीक। क ख ग घ अंग अ आ और ह। तालु या तालव्य। ठीक। च वर्ग पूरा आपका तालव्य मतलब तालु से बोला जाता है। तालु का प्रयोग ज़्यादा होता है, पूर्णतः नहीं, मतलब ज़्यादा संभावना यही रहती है, इसलिए उसे वही नाम दे दिया गया। तो तालव्य में क्या होता है? च वर्ग और य और स 2 शब्द, 5 2 7 हैं यहाँ पे। ठीक। य और स मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धा से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें ट वर्ग है र और स। ठीक। तो ये भी 7 हैं। दांत की सहायता से त वर्ग और ल स 7, तो ये भी हैं। ओष्ठ जिसमें ओठ की ज़्यादा आवश्यकता होती है, प वर्ग और व, तो कितने हुए? यहाँ 6 हुए। तो याद रखिएगा कंठ से क वर्ग और अ आ ह, तालव्य या तालु से च वर्ग य स, मूर्धा मूर्धन्य से ट वर्ग और र स, दंत से त वर्ग और ल स, ओष्ठ से प वर्ग व। हिंदी वर्णमाला का क्रम उच्चारण के आधार पर निर्धारित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ अंतर, सखत स है, आपसे पूछा जाता है तो आप इसको कहते हैं ये बड़ा सा है, ये खटकोड़ सा है, ये छोटा सा, ये गलत है। हालांकि बहुत सारे लोगों को यही पता है स ख स में अंतर क्या है। तो याद रखिएगा स को तालव्य से कहा जाता है, शिक्षा शांति शब्द शिक्षक। ठीक। तालु की सहायता से उच्चारित किया जाता है, बड़ा सा जिसे आप कहते हैं वह तालव्य स है। खटकोड़ स खटकोड़ नहीं है, मूर्धन्य स है, मूर्धा की सहायता से बोला जाता है। ठीक। खटकोड़ विष्णु कष्ट निष्कर्ष। ठीक। और तीसरा होता है स, छोटा सा जिसे कहते हैं दंत स होता है, दांत की सहायता से बोला जाता है। समय समाज सत्य और सफलता दांतों के पास होने से उच्चारित होते हैं। ठीक। याद रखने की वाली बात है। तालव्य, ठीक, तालव्य तालु की सहायता से, मूर्धन्य मूर्धा की सहायता से, दंत दंत की सहायता से, सखस है 3 है। अब इसको याद रखिएगा, कभी पूछ ले आप गलती मत रहिए कि कौन तालव्य स है, कौन सा मूर्धन्य स है, कौन दंत स है। तो खटकोड़ छोटा बड़ा और खटकोड़ स के आधार पे आप चाहे उसको ट्रिक याद कर लीजिए या ऐसे याद कर लीजिए। बड़ा स का मतलब तालु तालव्य, खटकोड़ का मूर्धन्य होता है और स का दंत। ठीक। तो शिक्षा शांति शिक्षक शब्द तालु से उच्चारित शब्द हैं। खटकोड़ विष्णु निष्कर्ष मूर्धा जीभ के ऊपर का भाग से उच्चारित होते हैं। ठीक। दांतों के पास होने से उच्चारित होते हैं। स अधिकतर तत्सम शब्दों में स जो होता है तद्भव शब्दों में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा स जो है जिसे बड़ा स या तालव्य स कहा गया, कभी कभी क्या होता है कि वो स्कूल वैन नहीं आती। ठीक। तो स का क्या होता है, अधिकतर स को तत्सम में प्रयोग किया जाता है और छोटे स को तद्भव देश शब्दों में। खटकोड़ बहुत कम शब्दों में मिलता है। ठीक। अब देखिए व का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है, उच्चारण दांत और ओठों के संपर्क से होता है। विकास विद्यालय वन विज्ञान व्यवस्था विवाह ओठ व। ठीक। उच्चारण दोनों ओठों के मिलाने से होता है। बच्चा भारत बल। ठीक। बदलाव बाबा। हिंदी अनुस्वार व्यंजन की ध्वनि अनुनासिक स्वर ध्वनि का सूचक है। ठीक। याद रखिएगा हिंदी में अनुस्वार जो होता है वो व्यंजन माना गया है और अनुनासिक चंद्रबिंदु को स्वर माना गया है। प्रतीक वर्ग का 5वां व्यंजन पंचमा अक्षर अंग या अड़ा न म होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन होता है। तालव्य स मूर्धन्य स दंत स। ठीक। दंतोष्ठ व्यंजन
ओष्ठ व्यंजन, इन सभी बिंदुओं पर विविध परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए आगे आते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं वर्ण का, तो बलाघात, संगम, अनुतान की अवस्था से गुजरते हैं। बलाघात क्या है? जब किसी वर्ण, अक्षर या शब्द के उच्चारण सामान्य से अधिक बल देकर किया जाता है तो उसे बलाघात कहते हैं। जैसे आपसे कोई बात कही जाए और सामान्य भाषा में बोलें, नॉर्मल आवाज़, और कभी-कभी उत्तेजनापूर्ण तेज आवाज़ में बोलेंगे, तो वह बलाघात या स्वराघात से संबंधित है। ठीक? तो जब वर्ण, अक्षर या शब्द के उच्चारण में सामान्य से अधिक बल लगाया जाता है, तब बलाघात कहा जाता है। बलाघात की विशेषताएँ: किसी वर्ण या शब्द पर अधिक जोर दिया जाता है। सही उच्चारण और अर्थ स्पष्ट करने सहायक होते हैं। संयुक्त व्यंजनों और विसर्ग वाले शब्दों को से विशेष महत्व रखते हैं। भाषा को प्रभावपूर्ण और स्वाभाविक बनाता है। ठीक? इसके प्रमुख नियम क्या हैं? संयुक्त व्यंजन से पहले वाले वर्ण पर प्रायः बल पड़ता है। संयुक्त व्यंजन से पहले वाले वर्ण पर प्रायः बल पड़ता है। ये तीनों खुजली हो रही हैं, हटाइए। उदाहरण के रूप में देखेंगे, इंद्र, विष्णु, दुख, निसंदेह, प्रज्ञा, श्रद्धा इत्यादि व्यंजन के उदाहरण हैं। ठीक, संगम क्या होता है? संगम देखिए, ये संगम नहीं कि गंगा जमुना सरस्वती समझिए। संगम ये जोड़ने के अर्थ में है। जो दो ध्वनियों, शब्दों या रूपों से मिलने से अलग ध्वनि के बीच का जो संबंध होता है उसे संगम कहते हैं। यह वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, इसका उपयोग सही अर्थ बनाने में, शब्दों के भ्रम को समाप्त करने में, शुद्ध उच्चारण और भाषिक प्रवाह को बनाए रखने में होता है। धन संचय, जब दो शब्दों के बीच हल्का सा धन इस तरह से धन संगम रूपात्मक, ठीक, रूपात्मक संगम और आरक्षित संगम का हमने अध्ययन किया। आगे देखते हैं अनुतान क्या होता है। हिंदी में पूछा गया है अनुतान। ठीक, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अनुतान बोलते समय स्वर के ऊंचे नीचे होने की प्रक्रिया को अनुतान कहते हैं। तो इस तरह से संयुक्त, और इसमें कुछ संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। ठीक, अनुतान की विशेषताएं होती हैं, बोलने में जब लय उत्पन्न हो तो उसे अनुतान कहा जाता है। भाव और मनोस्थिति को व्यक्त करता है। प्रश्न, आश्चर्य, आदेश, विनती आदि को स्पष्ट करता है। भाषा को स्वाभाविक और प्रभावशाली बनाता है। ठीक, बोलते समय स्वर के ऊंचे नीचे, आरोह अवरोह की प्रक्रिया को अनुतान कहा जाता है। ठीक, शब्द सुर लहर, ऐसे ही शब्द का अलग अलग सुर में उच्चारण करने पर व्यर्थ अर्थ या भाव बदल जाता है। वाक्य सुलहर, तुम आ रहे हो। कथन, तुम आ रहे हो। प्रश्न, तुम आ रहे हो। आश्चर्य, तुम आ रहे हो। शब्द समान है परंतु स्वर में बदलने से इनके अर्थ बदल जाते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ मिलकर स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं तब इन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। अधिकतर तत्व समय के
तो बलाघात, संगम, संगम के प्रकार, अनुतान का हमने देखा, अनुतान के प्रकार, संयुक्त ध्वनियाँ, अच्छा शब्द का अर्थ केवल सुर बदलने की स्वीकृति है, आश्चर्य विरोध करने का प्रमुख कारण बनता है। ठीक, अब देखिए ये अनुस्वार का चिन्ह है, ये चंद्रबिंदी अनुनासिक, ये व्यंजन में प्रयोग होता है अनुस्वार, और अनुनासिक स्वर में प्रयोग होता है। याद रखिए, कहीं मिलेगा नहीं, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इनकी प्रकृति क्या है, अनुस्वार व्यंजन में बोला जाता है, जबकि अनुनासिक का प्रयोग सामान्यतः स्वर में होता है। ठीक, नाक और कान, नाक और मुख से बोले जाते हैं अनुस्वार, और ये स्वर के नासिका से बोला जाता है। ठीक, ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है, ये दंत स है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अल्प प्राण, महाप्राण मैंने बताया, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक, इसमें दूसरा और चौथा। अल्प प्राण महाप्राण पे हो गए। घोष, घोष के उत्तर देख लीजिए। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई श्रव्य इकाई है। ध्वनि लिखित रूप में है, इसमें 52 वर्ण होते हैं, 11 स्वर, 33 मुख्य व्यंजन, 5वां व्यंजन पंचमा अक्षर कहलाता है। ठीक, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ देखिए ध्वनि, वर्ण, स्वर, व्यंजन, पंचमाक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्त व्यंजन। ठीक, तब इसको याद रखिएगा। ध्वनि के आधार पर जो सुनाई दे, वर्ण, ध्वनि का लिखित रूप चाहिए, 11 स्वर होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, पंचमाक्षर 5 होता है, अनुस्वार या अनुनासिक में उनके प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वर और व्यंजन की व्याख्या इसमें हम लोगों ने देखे मुख्य प्रश्न। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, हिंदी व्याकरण व संपूर्ण सार पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए अनुस्वार, अनुनासिक, ठीक, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक, सखत सह में अंतर करना मत भूलिएगा, जो लोग वीडियो देखे हैं पूरा। अल्प प्राण, महाप्राण में अब भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, घोष, अघोष हो गया। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। संयुक्त व्यंजन, पंचमा अक्षर, पांचवा जो अंगा च होता है। बलाघात, संगम, अनुतान, एक नज़र हमारे देश के वीर जवान द्वारा। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा, वही रिपीटेड चीजें हैं। वर्ण का विचार क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। पर पीला शब्द है, फिर पीला में हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, पीला, अब फिर तोड़ा, प, ई, ल, आ, जो मात्राएं हैं जो ऐसे प्रयोग होती हैं उसी के अनुसार उसका उच्चारण भी किया जाता है। ठीक, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। तो वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषा। ठीक, हिंदी वर्णमाला में पहले 46 ही माने जाते थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए, 52। ठीक, वर्तमान में कहीं कहीं 13 भी मिलता है, इसको भी सही माना जाता है, हालांकि एग्जाम में जल्दी पूछेगा नहीं, हल्का क्वेश्चन। ठीक, तो 33 स्वर, 13 स्वर, 33 व्यंजन, सॉरी, स्वर की परिभाषा मैंने बता दी, स्वर के भेद बता दिए, अनुस्वार, विसर्ग इत्यादि को बताया। ठीक, अब व्यंजन है तो ये उच्चारण स्थल है, याद रखिएगा। क से कंठ से, च से तालव्य, ट से मूर्धन्य, त से दंत, प से पपोमा, अंतस्थ 4, ऊष्म 4। ठीक,
इस तरह से अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्श व्यंजन, इस पे ध्यान दीजिएगा। यर ल व इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अर्धसम। ठीक, ऊष्म व्यंजन सखस ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग से लेके प वर्ग के बीच 25 व्यंजन संयुक्त व्यंजन और नुक्ता युक्त। ठीक, नुक्ता युक्त में याद रखिएगा नुक्ता क्या होती है। जब हम मान लीजिए फ लिखे, हमने फ लिखा, अब ये है, लेकिन अगर इसके नीचे यहीं बिंदी लगा दें यही नुक्ता होता है। ठीक, विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू आदि से आए शब्दों को सही से उच्चारण के लिए हमने कुछ व्यंजनों से मुक्त कर दिया। ठीक, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन छत्तंग्या स्र। नुक्ता युक्त व्यंजन हमेशा स्पष्ट रहे। आगे देखते हैं। ठीक, ये सभी वही हैं, तो आप याद रखिए। कंठ क वर्ग, दंत्य च वर्ग, मूर्धा च वर्ग, तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा आराम से। हलंत क्या होता है? हलंत को सामान्यतः जैसे मैंने क लिखा, ठीक, क के नीचे ऐसे हल्का सा लगा देते हैं तो ये हलंत होता है। ठीक, यह शब्दों में के बीच में हल्का सा रुकने फिर बोलने की क्रिया को संचालित करता है। अनुस्वार हो गया, फिर विसर्ग। ठीक, देखिए हिंदी जो है आपकी, जिस भाषा के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। याद रखिए हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। वैज्ञानिक लिपि है, उच्चारण और लेखन में सामंजस्य है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह चाहिए। व्यंग्य, तो देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। उच्चारण और लेखन सामंजस्य, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है। स्वर और व्यंजन स्पष्ट हैं, अलग अलग हैं। मात्राओं का निश्चित प्रयोग है। पढ़ने लिखने में सरल है। भाषा की प्रमुख लिपियों में सबसे अधिक व्यवस्थित है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, दो भाषा होती हैं। ठीक, बोली क्या होती है? जो किसी भाषा समूह से निकल के आती है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा की स्थानीय रूप से कुछ विशेषता होती है। ठीक, बोली भाषा और उपभाषा में अंतर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, बोली या भाषा, बोली और उपभाषा में अंतर। ठीक, व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के नियम का
एक वैज्ञानिक विधि उपकरण है। ठीक, भाषा शुद्ध और परिष्कृत हो, वो एक वाचन में एक रूपता लाएं, अशुद्धियों को दूर करें, परीक्षा उपयोगी का विशेष ध्यान रखें। 46 था, वर्तमान में 52 है, एक बढ़ गया 53 होने की संभावना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, भाषा के अशुद्ध स्वरों को परखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। व्याकरण की शुद्धि साधना का शास्त्र है, अर्थात व्याकरण क्या है? शुद्धि साधना का शास्त्र है। ठीक, ध्वनि और भाषा एक ही इकाई के दो नाम है। ठीक, अंतर केवल यह है कि ध्वनि बोलने और सुनने में प्रयुक्त होती है, उसके स्वरूप को हम देख नहीं सकते। वहीं वर्ण को बोलने और सुनने के साथ साथ हम लिखित रूप में देख पाते हैं। ठीक, तो वर्ण की परिभाषा क्या हुई? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड विभाजन न हो सके। क, ई, अ, ई, क, ख। ठीक, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। एक एक को इसकी परिभाषा है, ये परिभाषा भी ध्यान रखें। कामता प्रसाद हिंदी के बहुत बड़े व्याकरणाचार्य रहे हैं, उन्होंने लिखा है। ठीक, कामता प्रसाद गुरु। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसमें खंड न हो सके। अ, ई, उ ऐसे होता है। ठीक, शब्दों की रचना वाग ध्वनियों से होती है। लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि शब्दों की रचना होती है वह वाग ध्वनि, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को अगर लिखित में किया जाए तो वही वाग ध्वनि हो जाएगा। के लघुत्तम रूप को एक ध्वनि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऊपर दिए गए ध्वनि आधार पर ध्वनियों को या वर्णों के भेद को लिखें उच्चारण के आधार पर। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण व्यवस्था की सहायता से आए वह उनके लिए तैयारी की जा रही है। देखिए, स्वर कौन कौन से हैं, फिर स्वर के 3 भेद होते हैं, मैंने बता दिया। ठीक, मूल स्वर होते हैं संयुक्त और दीर्घ स्वर। जैसे छत्रंग्य को संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? छत्रंग्य, देखिए छंग में छ है, क है, स है, अर्थात क और स, खटकोड़ वाला स जो होता है, इसको मूर्धन्य स को क और के साथ मिला के छ बनता है। और यही चीज अंगा और इया को लिखते समय सही से लिखा जाता है, अन्यथा ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको आप आराम से धीरे धीरे इसलिए स्किप कर रहा हूँ ताकि आप देख के पढ़ सके। ठीक, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। अनुस्वार विसर्ग कहाँ लगते हैं? ठीक, अब देखिए एक फिगर है जिसमें बालक को दिखाया गया है नंबर डाल के कि किस जगह से कौन सा उच्चारण होता है। ठीक, तो इस तरह से आगे देखते हैं व्यंजन। जैसे कि राम काली में हर शब्द अक्षर वर्ण को तोड़ दिया गया है। र में आ की मात्रा है तो र पे हलंत लगा दिए, आ लिख दिए। म पे हलंत लगा के अ लिख दिए। तो राम में दोनों मतलब वो स्वर का प्रयोग हुआ। तो किसी में क्या होता है, क मिले तो कहीं नीचे कोई और शब्द मिले, तो अब उसको भ्रमित मत होइएगा। इसी को आप एक बार देख लेंगे तो आपको शब्द तोड़ना आ जाएगा। अब देखिए, अनुस्वार अनुनासिक में क्या अंतर है? अंक वही, ठीक, अंश कंधा, संसार हंसना, पतंग आँख, शंख
माँ और सिंह सांप। ठीक, र के चैप्टर सुपर टेट में और टेट में चैप्टर में है र के विविध रूप। ठीक, हमने र पे वीडियो बनाने का प्रयास किया। इसमें र के विविध रूप में क्या है देखियो, एक तो होता है क्रॉस वाला र, जैसे अग्रज। एक होता है ऐसे करने वाला कि बीचों बीच फाड़ दिया। ठीक, जैसे अग्रज क्या होगा, ठीक, ये हो गया अग्रज। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। कि भाषा के संदर्भ में इस चीज़ को बहुत अच्छे देखिए, भाषा की ध्वनियों को लेखन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, लेखन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिख कर व्यक्त करने के जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी आदि की अपनी अपनी लिपि है देवनागरी। ठीक, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली और अन्य भाषाओं की। अंग्रेजी की रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरमुखी है, उर्दू की फारसी लिपि है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब स्वर क्या हैं और इसके अंतर समझिए। कुल 11 स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और र। अ एक मात्रिक छंद है, एक मात्रा होती है। अनुस्वार में चंद्रबिंदु बिंदी होती है, जैसे अंश, संपदा। अनुनासिक में चंद्रबिंदु हेतु हंसना, धुआं। विसर्ग में दो बिंदी ऐसे लग जाती है। ठीक, और अधपतन मन दुखी। ठीक, तो ये हुआ। अब उसके बाद आता है व्यंजन। ठीक, व्यंजन में कुल इस तरह से होते हैं। व्यंजन को ध्यान से देखिएगा। क वर्ग पूरा है आपका, फिर है च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। ठीक, फिर यर ल व स ख स ह। संयुक्त व्यंजन है छत्रज्ञ स्र, हल हल चिन्ह है ऐसे। प्रहलाद या पट्टा। ग्रहित स्वर में अ, गृहीत स्वर में क ख ग घ रेफ का प्रयोग। ठीक, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। भाषा के दो रूप होते हैं, मैंने बताया भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। ठीक, हिंदी भाषा की लिपि आपको पता है देवनागरी लिपि होती है। भाषा या बोली के उपभाषाएं भी होती हैं। हिंदी में 18 से लेकर 22 बोलियां 5 उपभाषाओं में विभाजित हैं। ठीक, इनमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी के रूप में विभाजन किया जाता है। ठीक, वर्णमाला व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों का आकार, भेद, उच्चारण व उसके मेल से बनने वाले नियमों का अध्ययन किया जाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो इसके खंड न हो, जैसे कि अ, ई, क, ख। सवेरा में इसको देख लीजिएगा। ठीक,
हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। ठीक। वर्णों का उच्चारण आपको पता है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य इत्यादि, दंत, ओष्ठ, अनुनासिक, कंठ, तालव्य, दंतोष्ठ इत्यादि भाषाओं में कराया गया है। ठीक। इन सब के बारे में आप इसको रोक के बिंदुओं को अध्ययन कर सकते हैं। ठीक। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक, ठीक, विसर्ग, स्वराघात इत्यादि का अध्ययन कर सकते हैं। ये चार्ट है, चार्ट के माध्यम से हर चीज को इसमें समझाया गया है। ठीक। तो इस तरह से हम लोगों का चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक। टेट की परीक्षा कोई भी हो, सी टेस्ट के, वनडे एग्जाम के, जो भी हिंदी की प्रयोग किए जाते हैं, सभी विषयों का हिंदी के विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। ठीक। जय हिंद, नमस्कार साथियों।